कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें साथ रहने की इजाजत नहीं देती। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे इस कहानी में। तो चलिए सुनते हैं आगे की और कहानी। इस कहानी में और भी नए मोड़ आए हैं जिसे सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। चैप्टर 10 फर्स्ट नाइट की रोमांस विद मॉर्निंग केक। अभय एक नज़र उस छोटे हाथों को देखता है जो उसके ट्राउजर को अपने मुट्ठी में भरा हुआ था, जिसे देख उसके होंठ के कोने मुड़ जाते हैं। अपने हाथ आगे बढ़ा किट्टू की माथे की मांग टीका को बड़े आराम से बालों से अलग कर, ईयरिंग को भी उसके कानों से अलग करता है, जिसे महसूस कर अचानक से किट्टू की आंखें डर या कुछ अनचाहे एहसास से बंद हो जाती है। इस वक्त अभय के चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा था, क्योंकि वह कब से किट्टू के गले से वह नेकलेस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लॉक खुल ही नहीं रहा था, जिस वजह से हार को खींचना है जिससे किट्टू की चीख निकल जाती है। आह, दर्द हो रहा है, जिसे देख अभय अपने दांत पीसते हुए बोला, ये बकवास पहना हुआ है। इतना कह अभय अपने दांतों से उस लॉक को इस बार नरमी से खोलने की कोशिश करता है। तभी अनजाने में उसके होंठ अनन्या के गले को छू जाते हैं। तभी हार का लॉक खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। तभी अभय का ध्यान किट्टू के गले के उन लाल निशाने पर नजर जाती है, जिसे देख अनजाने में अभय के होंठ उन जग पर रख सॉफ्टली होठों से चूम लेता है। वो मक्खन की तरह बहुत सॉफ्ट थी। आज के बाद तुम ये बकवास चीज नहीं पहनोगी, अभय उन लाल निशानों को देख ऑर्डर भरी सख्त आवाज में बोला। वही किट्टू अपनी नजरें ऊपर उठा अपनी नीली आंखों से अभय को देखती। तभी अभय अपने हाथ किट्टू के कमर पे रख ऊपर की ओर बढ़ा, उसकी पीठ पर चलाते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी को पकड़ एक झटके से खींच खोल देता है, जिससे किट्टू की ब्लाउज स्लीव लूज हो उसकी बाहों से सड़क जाती है। अभय के ऐसे टच को महसूस कर किट्टू हल्का खील खिलाते हुए अभय को देख बोली, मुझे गुदगुदी हो रही है। अभय अपनी आंखें छोटी कर किट्टू को घूर शक्ति से बोला, एकदम चुपचाप शांति से बैठो। किट्टू अपना चेहरा मासूमियत से हिला अभय को देखती हैं। धीरे धीरे अभय अपने हाथ नीचे बढ़ा ब्लाउज के हुक को एक एक कर खोलता है। ब्लाउज को बॉडी पे लूज महसूस होता हुआ देख किट्टू अभय को देखती हैं, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मुझे ऐसे देखना बंद करो, अभय सख्ती से बोला। तभी अभय बेड से एक ब्लैंकेट को खींच किट्टू के ऊपर डाल देता है, जिसे महसूस कर किट्टू छटपटाते हुए अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकलती है। इस वक्त बिखरे बाल में उसका छोटा सा गोरा लाल चेहरा किसी बिल्ली के बच्चे से कम नहीं दिख रही था। आह, आप क्या कर रहे हैं, गर्मी लग रही है। इतना कह वह ब्लैंकेट खुद से हटाने को होती है, जिसे देख अभय सख्ती से किट्टू को देख एक हाथ से ब्लैंकेट को पकड़ बोला, चुपचाप ऐसी बैठे रहो, वरना इस बार तुम्हें बाथरूम में बंद कर बाथरूम की लाइट बंद कर दूंगा, फिर रहना अंधेरे में। जिसे सुन किट्टू डरते हुए अभय को देख अपना चेहरा ना में हिला, बोली, नहीं किट्टू को अंधेरे से डर लगता है, फिर शांति से बैठो। जिसे सुन किट्टू अपना चेहरा डर से हमें हिला देती है। अभय को उसे वक्त किट्टू की हालात और बातें सुनिए पता चल गई थी कि किट्टू को अंधेरा से डर लगता है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तभी अभय अपने हाथ को ब्लैंकेट के अंदर ले जा किट्टू के मुलायम बदन पर रखता है, जिसे महसूस कर किट्टू अभय को अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगती है। अभय के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। ब्लैंकेट की वजह से कुछ ना देख पाने से वो कमर पर रख अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसे महसूस कर किट्टू कस मसाते हुए हंस के फिर बोली, आह, ही ग्रीन गुदी गुदी हो रही है। पाउटिंग, मैंने कहा न इस बार हिलना और मुझे ऐसे देखना बंद करो। इतना कह अभय गुस्से से किट्टू को घूरता है, लेकिन उसके हाथ ब्लैंकेट के अंदर किट्टू के शरीर पर अपने काम कर रहे थे। कुछ ही देर में किट्टू का ब्लाउज और लहंगा उसके शरीर से अलग कर फ्लोर पर गिरा देता है। अभय तुरंत बेड से उतर बिना किट्टू की ओर देखें उसे अपने वह वाइट टी शर्ट देते हुए कड़कती से बोला, लो इसे जल्दी पहनो। जिससे सुन किट्टू अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए ब्लैंकेट के अंदर से अपने हाथ निकाल अभय से टी शर्ट ले लेती है। वहीं अभय अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। वहीं इस वक्त अभय के माथे पर कुछ पसीने की बूंद थी। तभी किट्टू खुश होते हुए बोली, मैंने पहन लिया। जिसे सुन अभय तुरंत किट्टू की ओर देखता है। अभय किट्टू को अपनी वाइट शर्ट में एक पल के लिए देखता है तो देखते रह जाता है। वो उसके वाइट टी शर्ट को पहने हुए किसी खरगोश के बच्चे से कम नहीं लग रही थी। वो उस टी शर्ट में पूरी तरीके से डूबी हुई थी, जिसे देख अनजाने में अभय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है।
तभी अभय की नज़र किट्टू के दोनों दूध से गोरे पैरों पर चली जाती है। ये तो बहुत बड़ा है, इसमें मैं तो किट्टू डूब गई, मासूमियत से किट्टू शर्ट को देखते हुए बोली, जिसे अभय होश में आ उसका चेहरा फिर से पहले की तरह सख्त हो जाता है। तभी अभय बेड की ओर बढ़ किट्टू के पास जा उसके हाथों को पकड़ बेड पर खींच बैठाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, चुपचाप बेड इस एक कोने में सो जाओ। जिसे सुन किट्टू हैरानी से अभय को देख खुश हो मासूमियत से बोली, क्या मैं यहाँ पर सो सकती हो? आप मुझे मारोगे या पनिशमेंट तो नहीं दोगे? जिसे सुन अभय किट्टू को घूरता है, क्या वह उसे जल्लाद समझती है जो इतनी छोटी सी खरगोश जैसी दिखने वाली लड़की को मारेगा या पिटेगा। लेकिन अभय ये भूल गया था कि उसी ने किट्टू को जब से मिला है तब से बुरी तरीके से डराया या धमकाया था। वह कठोरता से बोल, नहीं। इतना कह अभय किट्टू को आराम से बेड पर एक कोने में लेटा उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। वो इस वक्त किट्टू के ऊपर झुका हुआ था। तभी किट्टू थोड़ा ऊपर उठ अभय के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथ से पकड़ अभय के बियर्ड गालों पर अपने सॉफ्ट हॉट रख किस करती हैं। ओहो हो चुभा। किट्टू अभय को देख इनोसेंटली अभय बोली। वही अभय अपनी जगह वैसे ही एक्सप्रेशन लेस किट्टू के ऊपर झुक खड़ा था, लेकिन उसकी पकड़ ब्लैंकेट पर कसी हुई थी। अभय गुस्से से किट्टू के चेहरे को मजबूती से पकड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वही किट्टू अभय का पहले जैसा व्यवहार देख डर से सहम जाती है। वो किट्टू को जो भी फेवरेट होते हैं, किट्टू उन्हें गिफ्ट में ढेर सारी किसी देती है, साथ ही गुड नाइट किस, जैसे पापा मम्मा अरु दीदी बड़ी आप मुझे अच्छे लगे इसलिए, लेकिन अब आप फिर से गंदे अंकल बन गए। किट्टू के मुंह से ये सुन अभय को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और वह पहला नहीं था जिसे इसने किस किया। मतलब अभय की जगह कोई और भी होता तो वह उसे भी किस करती। ये सोचते भर से अभय को पता नहीं और गुस्सा आता है। उसकी पकड़ किट्टू के चेहरे पर और कस जाती है। वह अपनी सर्द आवाज में बोला, आइंदा से तुमने किसी को भी अब किस नहीं करोगी, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तभी किट्टू दर्द से कर रहा आह, दर्द हो रहा है। जिसे सुन अभय का ध्यान किट्टू पर जाता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। वह तुरंत किट्टू के चेहरे को छोड़ उससे दूर हो बेड की दूसरी ओर जा कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बात याद रखना, आइंदा से तुम कभी भी किसी को किस नहीं करोगी। इतना कह बेड की दूसरी तरफ अपनी जगह पर लेट जाता है, बीच में पिलो रखते हुए अपनी सख्त आवाज में हिदायत देते हुए बोला, और तुम इस कोने से मेरी तरफ आने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जिसे सुन किट्टू डरते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलती है। अभय जैसे ही रूम की लाइट ऑफ करने का होता है, तभी उसे डरते हुए किट्टू अपने करीब आते हुए महसूस होती है। जिसे महसूस कर अभय रूम की सारी लाइट ऑफ तो करता है, लेकिन डिम लाइट को ऑन रहने देता है। अब चुपचाप सो जाओ। जिसे सुन किट्टू, जो अपनी गीली नीली आंखों से अभय को देख रही थी, वह बोली, आप गंदे हो, अपने मुझे फिर से चोट लगाएं। जिसे सुन अभय कुछ नहीं बोलता, वह अपनी भावहीन नजरों से छत की सीलिंग को देखा है। तभी किट्टू फिर से बोली, क्या मैं सच में बड़ी को भी किस नहीं कर सकती? वह तो मेरे फेवरेट। किट्टू की आधी बात उसके जुबान में रह जाती हैं, क्योंकि अभय अपनी सर्द नजरों से किट्टू को देखता है, जिसे देख वह डरते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मैं सो गई, देखिए मेरी आंखें बंद है। जी से सुन अभय घूरते हुए किट्टू के मासूम से चेहरे को देखता है। तभी अभय की नजरें किट्टू के गोरे गालों पर उन लाल निशाने पर चली जाती है, जो उसकी मजबूत पकड़ से किट्टू के गालों पर छप गई थी। जिससे देख अभय की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वहीं 1 घंटे बाद तभी अभय को कुछ अपने शरीर पर महसूस होता है, जिसे जान वह अपनी आंखों से हाथ हटा नीचे देखा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि किट्टू बाउंड्री पार कर इस वक्त अभय के ऊपर आ चुकी थी। जिसे देख अभय खुद को कंट्रोल कर गहरी सांस लेता है। वह खुद से किट्टू को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टू इस वक्त अभय से बुरी तरह चिपक हुए थी। वह उसे हटाने की कोशिश करता है, ए लड़की मुझसे दूर हो। वही किट्टू नींद में कस मसाते हुए नींद से भरी प्यारी आवाज में बोली, अरु दीदी आज आप गरम गरम अच्छी लग रहे हो, मुझे यही नहीं करनी है। जिसे सुन अभय अपनी आंखें छोटी कर उस छोटी सी खरगोश को देखा है, जो उसके ऊपर बुरी तरह लिपटी हुई थी। अभय गहरी सांस ले बोला, छोटी खरगोश मैं तुम्हें सुबह देखता हूँ। इतना कह अपने एक हाथ किट्टू के छोटे कमर पे लपेट, दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है।
सुबह का वक्त, अभय का मास्टर बेडरूम। सूरज की किरणें उस ग्लास विंडो से हो बेड पर सो रहे हैं। 2 लोगों पर आ रही थी। तभी अभय को अपने चेहरे पर एक दर्द का एहसास महसूस होता है, जिसे महसूस कर अभय की नींद खुल जाती है। वह अपनी नींद से भारी लाल आंखों से सामने देखता है। तभी उतनी तेजी से एक छोटा सा पैर उसके चेहरे पर दोबारा से आ लगा, जिसे देख अभय की आंखें सर्द हो जाती है। अपनी नींद से भरी कर्कश कड़क आवाज में बोल, किसकी इतनी हिम्मत? इतना कह वह जैसे ही अपनी जगह से उठने को होता है, तभी उसे 2 छोटे छोटे गुलाबी पैर अपने चेहरे के करीब दिखते हैं, जिसे देख अभय उन दोनों पैर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, उन्हें अपने चेहरे से झटक देता है। वह गुस्से से जैसे ही उठने को होता है, तो उसे अपने ऊपर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस कर वह अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटता है, तो उसकी ग्रे आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उल्टा हो किट्टू सो रही थी। इस वक्त किट्टू का चेहरा अभय के दोनों घुटनों के बीच में था। वही किट्टू का पैर अभय के चेहरे या सीने पर रखा हुआ था, जिसे देख अभय गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, इस लड़की को सोने का बिल्कुल भी ढंग या तमीज नहीं है। ये लड़की मुझे आज पागल करके रखेगी। इतना कह अभय गुस्से किट्टू को देखता है। वह अपने दांत पीस गुस्से जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ा किट्टू के पैरों को हटाने के होता है, तभी उसकी नज़र किट्टू के गोरे मखमली खुले पैरों पर चल जाती है। किट्टू ने सिर्फ इस वक्त अभय की वाइट टी शर्ट पहना हुआ था, जो किट्टू के अजीब तरीके सोने की वजह से उसके गोरे छोटे पैर काफ़ी ज़्यादा विजिबल थे, जिसे देख अभय की आंखें लाल हो ब्लैंकेट पर पकड़ कस जाती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। उसका मन हुआ उसे टच कर फील करें। उसके हाथ जैसे ही किट्टू के छोटे पर को छूने को होता है, तभी किट्टू नींद हिलती है, जिसे अभय अपने होश में आता है। वह तुरंत किट्टू को पूरा ब्लैंकेट से ढक देता है और तुरंत बेड से उठ वॉशरूम की ओर अपने लंबे कदमों से जाता है। उसे आज पहली बार अपने अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ, इस लड़की के की वजह से। आज उसे किसी लड़की के नहीं, वो भी बच्ची के पास जा छूने का मन हुआ। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की को मैं बाद में देखूंगा। इतना कहते हुए वॉशरूम में चला जाता है। अभय कुछ देर बाद वॉशरूम से सिर्फ टॉवल में आ सीधे क्लोजेस्ट रूम में चला जाता है। वो ब्लैक बिजनेस सूट पहने हुए क्लोजेस्ट रूम से बाहर आता है। अभय के चेहरे पर वही पहले वाले भाव, सख्त और एक्सप्रेशन लेस थे। वो एक नज़र बेड पर किट्टू को देखता है, जहां अभी भी वो बेग तरीके से आराम से सो रही थी, जिसे देख अभय इग्नोर कर रूम से बाहर चले जाता है। वहीं डाइनिंग रूम में सभी राजवंशी परिवार साथ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां अभय अपने कोल्ड ओरा के साथ डाइनिंग एरिया में आता है। वह सीधे अपनी हेड चेयर पर जा बैठता है। वही अभय के आते साथ डाइनिंग एरिया का माहौल शांत हो जाता है। तभी नैना जी अभय की सौतेली मां तंज कसते हुए बोली, मैंने बोला था मेरी दोस्त की बेटी सुनैना से शादी कर लो, लेकिन मेरी किसी को सुनी कहा थी। लो आज पागल छोटी बच्ची से शादी करनी नहीं पड़ती। चैप्टर 11 सेक्सी किट्टू। वहीं डाइनिंग रूम में सभी राजवंशी परिवार साथ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहां अभय अपने कोल्ड ओरा के साथ डाइनिंग एरिया में आता है। वह सीधे अपनी हेड चेयर पर जा बैठता है। वहां का सर्वेंट रतन तुरंत अभय के लिए ब्लैक कॉफी ला डाइनिंग टेबल पर रख चला जाता है। वही अभय के आते साथ डाइनिंग एरिया का माहौल शांत हो जाता है। तभी नैना जी अभय की सौतेली मां तंज कसते हुए बोली, मैंने बोला था मेरी दोस्त की बेटी सुनैना से शादी कर लो, लेकिन मेरी किसी को सुनी कहा थी। लो आज पागल छोटी बच्ची से शादी करनी नहीं पड़ती। जी से सुन हरीश जी अपनी पत्नी को घूर के देखे, जिसे देख नैना जी का मुंह बन जाता है। वो हरीश जी से अपना मुंह फेर सोनम जी को देख बोली, मुझे ऐसे घूरने से बात बदल नहीं जाएगी। है ना माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हमें उन सिंघानिया के साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए था। नैना जी के पास आज मौका था जो वो नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सोनम जी हमेशा उन्हें हर बात के लिए ताना देती थी। तभी सोनम जी घूर के नैना को देखी, जिसे देख नैना डर से नजरें नीचे कर लेती है। तभी सोनम दादी जी अपनी कड़क आवाज में बोली, तुम जिस दोस्त की लड़की बात कर रही हो, जिसकी खबर कुछ दिन पहले टीवी में दिख रही थी कि वह फिल्म के डायरेक्टर साथ पकड़ी गई, तुम्हें क्या लगा हम पूजा पाठ करते तो हमें इस बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता होगा? जिसे सुन नैना जी हड़बड़ा, अपनी बात संभल नहीं माँ जी, वह सब झूठ था। उसने मुझे बताएं, सब उसको फंसाने की चाल है।
तभी हर्षवर्धन जी अपना गला साफ करते हुए बोले, सोनम जी आपको पता है हमें डाइनिंग टेबल पर एक आवाज़ भी पसंद नहीं, ये बात आप भूल कैसे जाती हैं। सोनम जी अपने हस्बैंड को देख माफ़ी मांगते हुए नज़रें नीचे कर खाने लगती हैं। हर्षवर्धन जी हरीश जी को देख अपनी कड़क आवाज़ में बोले, और तुम अपनी बीवी को संभालो, ये हर रोज़ डाइनिंग टेबल पर मुझे नहीं सुना। अगली बार से डाइनिंग टेबल पर यह सुनने को ना मिले। और हाँ, अगली बार से उसे बच्ची के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला जाएगा, वरना जिसने भी बोला उसका राजवंशी हवेली में आखिरी दिन ना हो। जिसे सुन नैना जी को डरते हुए हर्षवर्धन जी को देखती हैं, जो अपनी बात बोल अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हर्षवर्धन जी भले बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका ओरा और ऑर्डर राजवंशी परिवार में आज भी चलता था। वही हरीश सिंह घर कर अपनी बीवी नैना को देखते हैं, जिसे देख नैना जी भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। अभय को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह भावहीन हो अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। वही सुहाना अभय की सौतेली बहन, वह भी शांति से ब्रेकफास्ट कर रही थी। लेकिन वीर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा था, जैसे खाना वहां से कहीं भाग जा रहा है। वह डाइनिंग टेबल से सारी अच्छी अच्छी चीज़ उठा रहा था, जिसे देख सुहाना घूरते हुए अपने भाई को देख धीरे से देख बोली, जेल से छूटे हुए कोई कैदी हो क्या जो खाना खुले सांड की तरह खा रहे हो। किसी इंसान की तरह शांति नहीं खा सकते, वो कहीं भाग नहीं जा रहा है। रोज ऐसे ही खाते हो, किसी दिन हाथी की तरह मोटे हो फट जाओगे। जिसे सुन वीर गुस्सा होते हुए घूर अपनी बहन को देख बोला, तू मोटी होगी, मेरे खाने पर नजर मत लगा। जिसे सुन सुहाना घूर के देखते हैं। तभी अभय अपनी कॉफ़ी खत्म कर उठ अपनी कड़क आवाज़ वीर को देख बोला, वीर तुम्हारी 1 साल की पूरी पॉकेट मनी बंद की जाएगी। तुम अब कोई पार्टी क्लब जा नहीं करोगे। आज से तुम मेरे साथ कंपनी चल रहे हो, वहाँ काम से कम कर तुम अपने खर्च का पैसा खुद अर्न करोगे। जिसे सुन वीर, जो बड़े आराम से अपने खाने को एंजॉय कर खा रहा था, उसका खाना खसक जाता है। वही सुहाना को ये सुन बाद मजा आता है। वो पानी आगे करते हुए उसे चिढ़ा बोली, अरे अरे भाई आराम से खाओ। जिसे सुन वीर खा जाने वाली नज़रों से अपनी बहन को देखता है, जो उसकी इस हालात पर मजे ले रही थी। वीर जल्दी से पानी पी अभय को देख मासूम सा चेहरा बोला, भाई आप क्या बोल रहे हैं, मैं अपने पॉकेट मनी के बिना कैसे जीऊंगा, और मुझे डे से छोटे बच्चे से काम। मैं तो अभी छोटा सा 21 साल का बच्चा हूँ, मैं अभी सिर्फ कॉलेज पढ़ता हूँ भाई, और काम का तो कोई नाता ही नहीं मेरे से। हाँ आप आराम का बोलते तो ये एक बात समझ आती। जिसे अभय के साथ सभी घर वाले वीर को घूर के देखने लगते हैं। तभी नैना खुश हो बोली, अभय सही तो बोल रहा है, तुम्हें अभय के साथ काम कर कंपनी में अपना नाम अभय जैसा बना चाहिए। नैना जी वीर को कंपनी में इसलिए भेजना चाहती थी कि वीर को भी उसे कंपनी में अपना हिस्सा मिले, जो अभय का था। वही वीर अपनी माँ की बात सुन वीर मुंह बन जाता है। अभय वीर को घूरते हुए देख बोला, तुम्हारी यही सजा है, तुमने जो कल मेरे कमरे में जा वह सब करने की हिम्मत की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आइंदा से मेरी कमरे में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जिसे सुन वीर के चेहरे पर थोड़े डर के भाव आ जाते हैं। वो अपना बचाव करते हुए हर्षवर्धन जी को घूर देख बोला, भाई इसमें मेरा सिर्फ हाथ नहीं था, इसमें दादाजी का भी बाल्टी डूबा पूरा का पूरा हाथ था। उन्होंने ही मुझे वह सब करने के बोला था, क्योंकि आप एक बोरिंग इंसान हैं, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से एंजॉय कर सके, इसलिए मैंने और दादा ने ये प्लान बनाया था। तो भाई उसमें तो आप ही का फ़ायदा था। वही हर्षवर्धन जी अपना नाम वीर के साथ जुड़ता देख बीच बचाव करते हुए बोले, बरखुरदार, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो अपनी गलतियों में। फिर वह अभय को देख बोले, अभय बेटा इसमें हमारा कोई काम नहीं है, तुम इस लड़के को जानते हो अच्छे से, ये बदमाश है। वही वीर घूर के अपने दादा को देख बोला, काय दादाजी, अनअम्यूज्ड। वही दादाजी वीर को इग्नोर कर अभय को देखिए। तभी वीर भी अभय को देख बोला, भाई दादाजी झूठ बोले रहे हैं। नहीं बेटा ये झूठ बोल रहा है। तभी उन दोनों को अपने ऊपर किसी की जलती नज़रों को महसूस होता है, जिसे महसूस कर वह अपनी नज़र उठा अभय को देखे, जो उन्हें अपनी सख्त एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो अपनी कॉल्ड वॉइस में ऑर्डरिंग भारी लहजे में बोला, आप दोनों को आज से ही कोई भी ऑयली फूड मिलेगा। आज अभी से आप दोनों को हेल्दी और प्रोटीन से भरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। डिसीजन हर्षवर्धन जी और वीर का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
वह एक साथ बोले, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वही हर्षवर्धन जी अपना लहजा कड़क कर बोले, हम तुम्हारे दादा हैं, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे, तुम्हारी इतनी जुर्रत। वही हर्षवर्धन जी की बातों का अभय कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह डाइनिंग चेयर से उठ अपने सूट को ठीक कर जैसे ही जाने को होता है, तभी सोनम जी बोली, अभय बेटा, तुम्हारी बीवी अब इस घर की बहू है, चाहे वह शादी के ने भी हालत ये कैसे भी हुई हो, अब वह राजवंशी परिवार की बहू है। इस नाते उन्हें इस वक्त हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए था, ना कि रूम में सोता हुआ। यहाँ कोई राजवंशी परिवार की संस्कारों में नहीं है। हमें उम्मीद आप हमारी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। जी से सुन अभय कुछ नहीं कहता है। तभी हर्षवर्धन जी बोले, सोनम जी, वह अभी बच्ची है, उसकी उम्र ही कितनी है, वह अभी सिर्फ 17 साल की, उसे इन नए तरीके की आदत नहीं है, और कुछ दिन जब से इन सब चीज़ की वह खुद हमारे साथ बैठेगी। सोनम जी अपने पति की बात सुन कुछ नहीं बोलती। वही अभय एक बार फिर वीर की ओर देख शक्ति से बोला, तुम आज कॉलेज से सीधे कंपनी आ रहे हो, वरना सोच लेना तुम्हारी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसे सुन वीर के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत सुकून थी वह भी उड़ चुकी थी। वही अभय इतना बोल डाइनिंग रूम से जाने लगता है। वीर मुंह बनाते हुए इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर चल जाती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह मुंह फाड़े बस इतना बुदबुदाया, हॉट एंड सेक्सी, जिसे सुन सब उसे घर के देख लगते हैं। सोनम उसके कानों के पास जाकर बोली, तेरा दिमाग खराब है जो तुझे अपनी सपनों की सारी गर्लफ्रेंड की याद में बड़बड़े जा रहा है। जिसे सुन वीर मुंह बनाते हुए बोला, छछूंदर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी भाभी की बात। जिसे सुन सुहाना की वीर को घूरते हुए बोली, भाभी। तभी उन्हें वहां डाइनिंग एरिया में एक प्यारी सी आवाज आती है, वह सब, यह मुझे भी भूख लगी है, किट्टू को भी खाना खाना है। इस आवाज सुन सबकी नज़र सामने चल जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि किट्टू दौड़ते हुए सामने से डाइनिंग की तरफ चली आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, किट्टू ने इस वक्त अभय की सिर्फ एक वाइट टी शर्ट पहना था, जो किट्टू उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसे उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। साथ ही किट्टू की मेसी काले लंबे बाल खुले हुए थे, वही उसकी स्किन सो के उठने की वजह से गुलाबी ग्लो कर रहे थे। इस वक्त किट्टू का लुक हॉट एंड क्यूट दोनों लग रहा था। वही नैना जी किट्टू को देख ऊंची आवाज में बोली, हे राम, इस लड़की ने क्या पहना है। तभी हाल में एक सर्द मगर डरावनी आवाज गूंज उठती है। सबकी नजरें इसी वक्त नीची हो जानी चाहिए। अगर किसी ने भी उसे देखने भर की हिम्मत की तो उनकी आंखें निकाल के हाथों में रख दी जाएगी। चैप्टर 12, अभय का किट्टू को जबरदस्ती बात देना। वाओ, सेक्सी एंड हॉट। तभी उन्हें वहां डाइनिंग एरिया में एक प्यारी सी आवाज आती है, वह सब, यह मुझे भी भूख लगी है, किट्टू को भी खाना खाना है। इस आवाज सुन सबकी नज़र सामने चल जाती है, लेकिन सामने का नज़ारा देख सबकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि किट्टू दौड़ते हुए सामने से डाइनिंग की तरफ चली आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, किट्टू ने इस वक्त अभय की सिर्फ एक वाइट टी शर्ट पहना था, जो किट्टू उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसे उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। साथ ही किट्टू की मेसी काले लंबे बाल खुले हुए थे, वही उसकी स्किन सो के उठने की वजह से गुलाबी ग्लो कर रहे थे। इस वक्त किट्टू का लुक हॉट एंड क्यूट दोनों लग रहा था। वही नैना जी किट्टू को देख ऊंची आवाज में बोली, हे राम, इस लड़की ने क्या पहना है। वही अभय जो डाइनिंग एरिया से बाहर जा रहा था, जब वह सामने सीढ़ियों से उतर डाइनिंग एरिया की तरफ किट्टू को चहकते हुए आता हुआ देखा तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वो अभी भी सिर्फ उसके वाइट शर्ट में थी, जिसे में उसके गोरे पैर साफ दिख रहे थे। तभी किट्टू अभय को सामने से इग्नो जैसे खाने के आगे बढ़ी, जैसे अभय उसे दिखा ही ना हो। खुद को इग्नो होता हुआ देख अभय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही अभय गुस्से से कुछ बोलने को होता है, तभी उसकी नज़र हाल में जाती है, जहां सभी घर वालों के साथ सभी सर्वेंट जो ज्यादातर आदमी ही थे, उन सभी की नज़रें किट्टू पर थी, जिसे देख मानो अभय की आंखों में अंगारे बरसने लग गई। वही किट्टू अपने ज्वालामुखी बन चुके पति से अनजान जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए वह डाइनिंग टेबल के पास खुश होते हुए बोली, हमें भी भूख लगी है। वह खाने को देखने लगी। अलग अलग तरीके के खाने बेड़े सलीके से सजाए हुए थे। वही सोनम जी किट्टू को बिना नहाए धोए डाइनिंग एरिया में देख हैरान थी। हर्षवर्धन जी ने तो पहले अपनी नज़रें किट्टू से फेर ली थी,
तभी उनकी नज़र अभय पर जाती है, जिसे देख वह खुद में ही बोले, हे भगवान, इस फूल सी बच्ची को आज मेरे राक्षस पोते से बचा लेना। वही किट्टू इन सब से अनजान खुश हो अपनी नज़र ऊपर उठा सबको देखती हैं। तो वहाँ सभी किट्टू को मुंह फाड़े देख रहे थे। तभी उसे वीर की आवाज़ आई, भाभी आप तो बड़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। वही किट्टू वीर की आवाज़ सुन उस ओर देखी, अनजान चेहरे को देख पाउट कर ना समझी में बोली, हॉट एंड सेक्सी क्या होता बड़े भैया। जिसे सुन वीर अपनी आंखें बड़ी कर मुंह बना बोला, आपको मैं बड़ा भैया लगा? नो नो भाभी, मैं भैया नहीं, हाँ आपके हबी को भैया कह सकते हो, क्योंकि वह बहुत बड़े हैं। फिर वह हैरान हो बोला, और आपको हॉट एंड सेक्सी का मतलब नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। तभी वीर को महसूस होता है कोई से अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा है। वही घर वाले भी वीर की बात सुन उसे ही घूर रहे थे। तभी सोनम जी गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़े हो किट्टू को देख चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नहाए धोए डाइनिंग एरिया? वो इसे आगे कुछ बोल पाती। तभी हाल में एक सर्द मगर डरावनी आवाज़ गूंज उठती है, सबकी नज़रें इसी वक्त नीची हो जानी चाहिए। अगर किसी ने भी उसे देखने भर की हिम्मत की तो उनकी आंखें निकाल के हाथों में रख दी जाएगी। जी से सुन घरवालों के साथ वहाँ खड़े सभी सर्वेंट डर जाते हैं। तभी घर वालों की नज़रें सामने की ओर जाती है, जहां अभय अपने कोल्ड एंड डरावनी ओरा के साथ डाइनिंग एरिया में आ रहा था। वही वीर अपने भाई का इतना डरावना रूप देख अपनी जगह डर से कांप जाता है। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, आज मुझे भाई में रावण क्यों नजर आ रहा है? साथ ही उनके 10 सिर भी निकल आए हैं। तभी हर्षवर्धन जी धीरे से बोले, लो बम फट गया। वही किट्टू जो चुपके से डाइनिंग टेबल पर से छोटे छोटे कप केक ट्रे से उठा, जैसे ही मुंह में रखे जाने को होती, लेकिन इतनी डरावनी आवाज़ सुन डर से उसका कप केक नीचे गिर जाता है। वह भी डरते हुए पीछे मुड़ के देखती है। तभी उसे अपनी और अभय आता हुआ दिखता है। अभय का इतना डरावना रूप देख किट्टू अपनी जगह डर से जम जाती है। वो डरते हुए अपनी जगह से पीछे होती हैं। ये देख अभय की आंखें और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। किट्टू डरते हुए हर्षवर्धन जी को देख उनकी ओर भागते हुए बोली, वाइट मूंछों वाले दादाजी, मुझे बचा लीजिए, ये अंकल बहुत ज्यादा डरावने हैं। इतना वह बोल दौड़ ही पाई थी। तभी वह कुछ पल में हवा आ जाती है। अभय ने किट्टू को उतनी ही फुर्ती से अपनी गोद में पकड़ लेता है। अभय की पकड़ किट्टू पर बहुत ज्यादा टाइट थी, जिससे किट्टू की दर्द से चीख निकल जाती है। तभी हर्षवर्धन जी अभय का इस रूप को देखें खुद को ना रोकते हुए बोले, बच्ची है, छोड़ो अभय, उसे ये समझ नहीं है। वहीं अभय कुछ ना सुनता हुआ किट्टू को अपनी गोद में जबरदस्ती ले जा अपने रूम की ओर बढ़ता है। वही कि उसकी गोद में छटपटाते हुए चीखी, छोड़ो मुझे। लेकिन जैसे अभय को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अभय कुछ ही पल में लिफ्ट से हो अपनी 5th फ्लोर रूम की ओर आ जाता है। वही नैना जी अभय की मां, ये देख उसके चेहरे पर एक जहरीले मुस्कान है। ये तो बड़ा ही दिलचस्प नजारा था। वही अभय रूम का डोर लात मार जोर की आवाज के साथ दरवाजा खोल रूम में इंटर कर वह सीधे अलीशान से बाथरूम में जाता है। अभय बाथरूम के बड़े से बत्तुबे के पास जा किट्टू को बेदर्दी से उसमें फेंक देता है, जिससे किट्टू की दर्द से चीख निकल जाती है। उसे अपने कमर में चोट लगी थी। तभी अभय सामने टंगा हैंड शावर अपने हाथों में पकड़ गुस्से से किट्टू की ऊपर ठंडा पानी का शावर करते हुए उसके पूरे शरीर को और उसके पैरों को धोने लगा। वही किट्टू बाथटब में छटपटाते हुए रोते हुए बोली, ठंडा डा पानी, आह। इतना कि किट्टू अपना हाथ मारते हुए हैंड शावर को गिरना चाह। तभी अभय अपनी लाल आंखों से किट्टू के हाथों को देख किट्टू हाथ पकड़ बैठे हुए उसके करीब जा उसके जबड़े को मजबूती से पकड़ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह नीचे जाने की? वही किट्टू इस वक्त इतनी डरी हुई रो रही थी कि उसे अभय की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। वो अभय के हाथों को हटा उस बत्तुबे से उठने की कोशिश कर रही थी। अभय किट्टू को बत्तुबे के अंदर दबाते हुए शावर का ठंडा पानी बिना रहम के उस पे गिरा अपनी सर्द आवाज में बोला, अभय प्रताप को बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी चीज को कोई देख भर छूने की हिम्मत करें, चाहे वह चीजों मुझे पसंद हो या ना हो, और तुम तो मेरी बीवी हो, जिसका मतलब तुम पूरी मेरी हो। तुमने तो पूरी की पूरी गलती की है, उसकी सजा भी होती है। किट्टू को रोता हुआ देख सख्त आवाज में बोला, चुप बोलना, चुप, बिल्कुल रोना नहीं। वही अभय गुस्से वैसे ही किट्टू के ऊपर ठंडे पानी का शावर गिरते रहता है। वही किट्टू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी।
इस वक्त किट्टू चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। वो शांत हो धीरे धीरे बस बुदबुदाई जा रही थी। आप गंदे हो, मुझे बड़ी के पास जाना है, मुझे बड़ी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, आप गंदे हो। वह रोते हुए सुबक रही थी, जिसे देख लग रहा था वह कुछ ही देर में बेहोश हो जाएगी। वही अभय का गुस्सा भी अब शांत हो रहा था। तभी उसकी नज़र किट्टू पर जाती है, जो बदतुबे में डर बिल्कुल सिकुड़ सी गई थी। तभी उसकी नज़र किट्टू के छोटे से शरीर पर जाती है, जिस पर उसकी वाइट टी शर्ट गीली हो चिपक गई थी, जिससे उसकी बॉडी विजिबल हो चुकी थी, जिसे से उसका छोटा सा फिगर साफ दिख रहा था, जिसे देख वो अपनी आंखें मिच लेता है। उसकी हालत देख वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना फ्लोर पर पांच मारता है, जिससे वहां की टाइल्स टूट जाती है। वही किट्टू ये देख और डर से बाथटब में सिकुड़ जाती है। उसे डरता देख अभय खुद को कंट्रोल कर वहां से उठ सामने रखे टॉवल को किट्टू के ऊपर डालते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, चुपचाप से इसे लपेट बाहर आ जाओ। इतना कह वो बिना किट्टू की ओर देखे बाहर निकल जाता है। वही एक विला में वही हॉल के सोफे पर अकराजा की तरह अपने कोल्ड ओरा के साथ बैठा हुआ था। वही उसके सामने खड़ा पीए विनय अंदर तक कांपते हुए खड़ा था, जिसे देख अक अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने तुम्हें यहाँ खड़े हो मेरा मुंह देखने के लिए पैसे नहीं देता। तुमने उस लड़की का पता किया या नहीं? जिसे सुन विनय जिस चीज के लिए डर रहा था वो सुन वो हकलाई हुई जवान में बोला, बॉस हमने पूरा रात भर अपने आदमी पूरे देहरादून में फैला एयरपोर्ट स्टेशन बस सभी जगह लगाया है, लेकिन उन्हें वो लड़की कहीं। रातों रात वो लड़की अचानक गायब हो गई। सभी ने उसे ढूंढ की बहुत कोशिश की, बस उसकी सीसीटीवी फुटेज सिंघानिया विला की कुछ दूर रोड पर मिले। इसके बाद वह लड़की कहाँ गई हुई? उसे जमीन निगल गई, आसमान का खा गया, बॉस कहीं भी नहीं मिली। जिसे सुन अक का चेहरा सख्त हो जाता है। तभी गन चलने की आवाज आती है, जिससे उस शांत हॉल में एक चिक गूंज जाती हैं। विनय इस वक्त पसीने से डर थार थार काँप रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान जिसे ये जिम्मा सौंपा गया था लड़की अहर सिंघानिया को ढूंढने लाने का, इस वक्त वो उसके पैरों के मारा हुआ सामने पड़ा था। जिसे देख विनय कांपते हुए एके को देखा। तभी एके अपनी सर्द आवाज में बोला, अगला नंबर तुम्हारा होगा अगर मुझे वह लड़की नहीं मिली। जिसे सुन विनय अपना चेहरा डर से हमें हिला देता है। तभी वो उस रूम से तुरंत बाहर की ओर भागते हुए जाता है। विनय के मोबाइल में उस लड़की का फोटो आता है। वह खुद से गुस्से गली दे बोला, साला इस वक्त कौन है? इतना के फोन निकल देखता है तो उसमें एक लड़की की फोटो मैसेज में आई थी। वह लड़की और कोई नहीं अहरा की फोटो थी। जिसे देख विनय खुद से बोल, ये मुझे थोड़ी बहुत मुझे देखी हुई क्यों लग रही। चैप्टर 13 किट्टू का डर से बेहोश होना। अभय का किट्टू के करीब आना। सिंघानिया बिलामी। किट्टू के ऐसे जबरदस्ती शादी के बाद और आहारा के ऐसे भाग जाने से सिंघानिया विला का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो गया था। लोग उनके घरों और बेटियों के बारे में अजीब अजीब सी बातें उनके पीठ पीछे कर रहे थे, जिनकी हिम्मत पहले कुछ बोलने की नहीं होती थी। वही प्रभा जी अपने पति को विराट को देखा बोली, डैड कब तक हर चीज का जिम्मेदार आहारा को दें, हमसे नाराज रहेंगे। उसमें उस किट्टू की भी तो गलती है। जो डैड को नजर नहीं आ रही, उन्हें हर गलती आहारा की लग रही है। भले वो हमसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमसे नाराज हो कमरे में यूं बंद रह उनके चेहरे और नेचर को देख साफ पता चल रहा है। विराट जी गुस्से से प्रभा जी को देख बोले, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, और तुम इन सब में हमारी बच्ची किट्टू का नाम कैसे ले सकते हो? उसे तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो चुका है, जबकि उस नादान की उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी प्रभा जी गुस्से से बोली, लेकिन यह बात तो गलत है। डैड को सिर्फ किट्टू की फिक्र है, उन्हें नहीं लगता कि आहारा की भी फिक्र करनी चाहिए। हमारी बच्ची इस वक्त कहाँ कैसे होगी, कुछ भी पता नहीं है, और हम उसका कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा है। जिसे सुन विराट जी गुस्से से अपनी बीवी को देख बोले, वह अपनी मर्जी से भागी है, वह भी शादी के महल से। आज उसके वैसे कट उसे साल में, तो भी तुम्हें किट्टू के लिए दुख नहीं हो रहा? जो बच्ची खुद से खाना क्या खुद से कोई काम नहीं करती थी, आज उसे राक्षस अभय प्रताप राजवंश गाने की पत्नी पता नहीं वह हमारी बच्ची के साथ क्या करना। कहीं वह हमारी बड़ी बेटी का बदला छोटी बेटी से ना ली? जिसे प्रभा जी कुछ नहीं बोलती। उन्हें आर की बीपी करौली थी, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी लगा अपनी बेटी के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। वही राजवीर सिंघानिया का रूम। इस वक्त उनके रूम में अंधेरा था। राजवीर सिंघानिया डिम लाइट की रोशनी में एक वॉल के पास खड़े थे।
उसे वॉल पर एक फोटो फ्रेम 65 औरत की लगी थी, जिस पर हार चढ़ा था वही उसके नीचे दिया जल रहा था। राजवीर जी उसे फोटो फ्रेम के सामने खड़े हो देख बोले, सुलेखा जी, आज हम अपनी बच्ची को दिया हुआ वादा नहीं निभा पाए। आज हमें अपने लिए फैसले पर पहली बार गलत महसूस हो रहा है। हमारी फूल सी बच्ची जो हमारी अमानत थी, अब हम क्या जवाब देंगे उन्हें। इतना कह उसी फोटो फ्रेम के आगे दूसरे फोटो फ्रेम को देखते हैं जिसमें एक 25 साल की लड़की की फोटो फ्रेम थी। तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है। जी से सुन राजवीर जी के चेहरे के भाव पहले की तरह सख्त हो जाते हैं। वो अपनी सख्त बोले, अंदर आ जाओ। तभी 50 साल के आसपास का शख्स अंदर आता है। वो राजवीर जी का वफादार आदमी रमेश था। वह अपना सर झुकाए बोला, बड़े मालिक, सारी तैयारी हो गई है। प्रताप राजवंश महल जाने की। तभी राजवीर जी उसे देख बोले, रमेश, तुमने पता किया उन सभी तक किट्टू का सच नहीं पहुंच सके। जिसे सुन रमेश बोला, नहीं बड़े मालिक, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। अगर उन्हें पता चलता वह तुरंत यहाँ चुके होते किट्टू बिटिया को लेने। शादी में ज्यादा मेहमान ना आने की वजह से और न्यूज़ रिपोर्टर में इतनी हिम्मत नहीं कि वह अभय प्रताप या हमारे खिलाफ 4 न्यूज़ छाप सके। कहीं भी ये खबर नहीं फैली है। जिसे सुन राजवीर जी को राहत मिलती है। वह रमेश को देख बोले, लेकिन उनके पता लगने से पहले हमें तुरंत हमारी बच्ची को उस अभय प्रताप राजवंश के पास से लाना होगा। वो खुद मन में बोले, जिस राज के लिए हमने इतने सालों तक उसे सारी दुनिया से छुपा के रखा कि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके, कहीं वो राज बाहर न आ जाए। तभी राजवीर जी रमेश को देख बोले, पता नहीं हमारी फूल सी बच्ची जो आज तक इस 4 दीवारी के हवेली से निकाला नहीं था, आज किसी घर की बहू बन दूसरे घर कैसे रह रही होगी। जो हमारे बिना खाना नहीं खाती थी, वह कैसे खाती होगी। कहीं हमारी बच्ची के नादानी को वह सब पागलपन समझ परेशान ना करें। हम इतना तो भरोसा हमारे जिगरी दोस्त हर्षवर्धन उसका ख्याल रखेगा। बस हम चाहते हमारी बच्ची सही सलामत हो। आज हम उसे पागल घमंडी इंसान से छुड़ा के ही लेकर आएंगे। इतना कह वह रमेश को देख बोले, गाड़ी निकालो, हम अभी चल रहे हैं प्रताप राजवंश हवेली। वही प्रताप राजवंश हवेली में अभय का मास्टर बेडरूम। अभय को सोफे पर बैठे हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वह लड़की अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। जिसे देख अभय अपनी सर्द आंखों से घड़ी को घूर बाथरूम के दरवाजे को घूरता है। आज उसकी मीटिंग फॉरेन की क्लाइंट के साथ 10 o'clock बजे थी, लेकिन वह अभी तक कंपनी नहीं गया था, जो हमेशा 8 o'clock बजे कंपनी चला जाया करता था। लेकिन आज एक और बात अलग थी। आज इन 10 साल के बाद पहली बार सुकून की नींद सोया था, जिसे बिना नींद की गोली की नींद नहीं आती थी। जो इंसान सुबह के 4 से बजे उठने वाला इंसान, आज वह सुबह के 6 o'clock बजे उठा था। वही साथ ही ऑफिस लेट जा रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी, आपके लिए नहीं लेकिन उसके घर वालों और पीए विनय के लिए। इसलिए विनय जो अभय का पीए हवेली के बाहर कब से अभय का इंतजार कर रहा था। वही अभय फिर से घड़ी देखता है तो अब आधे घंटे ज्यादा हो चुका था। जिसे देख अभय गुस्से से अपने दांत पीस बोला, इसकी इतनी हिम्मत जो मुझसे अभय प्रताप राजवंश को वेट कराएं। इतना कह अभय सोफे से गुस्से से उठ अपने लंबे कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा देता है। एक झटके के साथ वॉशरूम का दरवाजा तेजी के साथ खोल वॉशरूम के अंदर जाता है। वह अपनी ग्रे लाल आंखों से वॉशरूम की चारों घुमा छोटी सी किट्टू को ढूंढता है, लेकिन अंदर का नजारा देखा उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सामने किट्टू बाथटब के अंदर बेहोश हो उसकी बॉडी धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी। जिसे देख अभय अपने लंबे कदम ले बाथटब के पास जा तुरंत अपने हाथों को बाथटब के अंदर डाल किट्टू के छोटे से कमर को मजबूती से पकड़ ऊपर की ओर उठाता है। इस वक्त अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन मिक्स थे, जिसे पहचानना मुश्किल था। वह अपने हाथ किट्टू के छोटे चेहरे पर रख उसके गालों को थप थप आते हुए बोला, ए लड़की, तुम ऐसे क्यों सो रही हो, उठो। लेकिन किट्टू कोई भी रिएक्शन नहीं देती। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल भी पीला पड़ चुका था। उसका छोटा सा शरीर इस वक्त बिल्कुल लूज हो ठंडा पड़ चुका था। जिसे देख अभय अपनी बेचैनी भारी सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा बेबी डॉल उठो। इतना कह उसके गालों को रब करता है, लेकिन वह कोई भी मूवमेंट नहीं करती। जिसे देख अभय तुरंत किट्टू को बाथटब से निकाले सामने पीली पड़ चुकी बेहोश किट्टू को देखा है, जो वक्त उसके सिर्फ गीले वाइट शर्ट में थी। तभी वह उसके शर्ट को बिना किसी इमोशन के बटन खोने लगता है। उसके वाइट शर्ट को उसके शरीर से अलग कर सामने पड़े वाइट टॉवल में लपेट है। वह तुरंत उसे अपने गोदी में उठा रूम में ले जाता है।
उसे बेड पर लेट आते हुए उसे तुरंत ब्लैंकेट से धड़क देता है। उसका शरीर इस वक्त बिल्कुल ठंडा था, जिसे देख अभय खुद का कोट रिमूव कर ब्लैंकेट के अंदर आ किट्टू को अपने सीने से चिपका। उसके हाथों को रब करते हुए किट्टू के छोटे से शांत चेहरे को अपनी भावहीन नज़रों से देखता है। तभी वो सामने नाइट स्टैंड से फ़ोन उठा अपने पा को कॉल कर अपनी सर्द आवाज़ में बोला, इसी वक्त मुझे डॉक्टर की पूरी टीम चाहिए। इतना कह बिना दूसरी तरफ से कुछ सुने वह फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पीए रोहन जो कार में अभय का वेट कर रहा था, वह अचानक अभय का कॉल आता देख वह हैरान हो बोला, बॉस घर में ही मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ की बात सुन बोल, बॉस को डॉक्टर टीम की क्या ज़रूरत पड़ी? लेकिन वह तुरंत अभय का काम करने में जुड़ जाता है। वही डॉक्टर कुछ ही देर में आने वाले थे, जिस वजह से किट्टू को अपने सीने से आराम से दूर कर ताकि पर रख। फिर ब्लैंकेट से बाहर निकाल अपने क्लोजेट में जा किट्टू के लिए कपड़े देखता है। तभी इसकी नज़र क्लोजेट की हर एक अलमारी पर जाती है, जहां सिर्फ हैंगर में महंगे महंगे फ्रांस और पेरिस की हैंडमेड सूट टंगे हुए थे। वह सिर्फ मर्दों के कपड़े थे, वह एक भी लड़कियों के कपड़े नहीं थे। इसका मतलब उसके पास उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसे याद आया जब उसने ज़बरदस्ती शादी करने के बाद किट्टू को अपने साथ ज़बरदस्ती राजवंश हवेली ले आया था। साथ ही उसकी शादी आहरा से भी जब होने वाली थी, उसने अपने रूम में कोई भी चेंज नहीं किए थे। उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसके रूम में कोई लड़कियों के कपड़े नहीं थे। इसलिए वह आज उन्हीं कपड़ों नीचे डाइनिंग एरिया में आ गई थी, जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी अभय अपने सेंस में आ अलमारी से एक ब्लैक कलर का शर्ट निकाल रूम में आता है। वह तुरंत बेड के पास जा किट्टू के पास बैठ किट्टू के ऊपर से ब्लैंकेट हटता है। तभी किट्टू को वाइट टॉवल में देख कुछ याद आता है। सामने पड़ा नाइट स्टैंड से रिमोट उठा रूम को लॉक कर देता है। भले किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके रूम में बिना उसकी परमिशन के आ सके, लेकिन किट्टू को इस हाल में किसी को नहीं देखने देना चाहता था। अभय रूम का डोर लॉक कर किट्टू को देखा है, जो टॉवल में उसके हाथों में किसी गुड़िया की तरह बेहोश थी। अभय सामने पड़ा ब्लैक शर्ट उठा किट्टू चेहरे को देख वाइट टॉवल उसके बॉडी से रिमूव करता है। उसे अपना शर्ट पहना उसके बटन लगता है। तभी अभय के रूम का डोर नॉक होता है, जिसे अभय के चेहरे के भाव फिर से सख्त हो जाते हैं। वह एक नज़र किट्टू को देखता है, जो इस वक्त उसके ब्लैक शर्ट में थी। वह शर्ट का आखिरी बटन को लगा। किट्टू को फिर से बेड पर लेट उसे ब्लैंकेट से करता है। वो एक नज़र अनसैटिस्फाइड किट्टू को देख उसकी बॉडी कहीं से भी विजिबल हो ब्लैंकेट से बाहर तो नहीं दिख रही। इस वक्त किट्टू का छोटा सा चेहरा सिर्फ ब्लैंकेट के बाहर दिख रहा था। उसके सख्त चेहरे पर सैटिस्फाइड वाले इमोशनल आ जाते हैं। तभी वो बेड पे बैठे ही रिमोट से रूम को अनलॉक कर अपनी सर्द आवाज़ में बोला, कमिंग, जिसे सुनते साथ रूम में डॉक्टर की पूरी टीम आती है। साथ उनके पीछे रोहन भी चला आता है। लेकिन सामने का नज़ारा देख रोहन के साथ डॉक्टर की भी आंखें बड़ी हो जाती है। चैप्टर 14 अभय की जलन। अभय रूम का डोर लॉक कर किट्टू को देखा है, जो टॉवल में उसके हाथों में किसी गुड़िया की तरह बेहोश थी। अभय सामने पड़ा ब्लैक शर्ट उठा किट्टू चेहरे को देख वाइट टॉवल उसके बॉडी से रिमूव करता है। उसे अपना शर्ट पहना उसके बटन लगता है। तभी अभय के रूम का डोर नॉक होता है, जिसे अभय के चेहरे के भाव फिर से सख्त हो जाते हैं। वह एक नज़र किट्टू को देखता है, जो इस वक्त उसके ब्लैक शर्ट में थी। वह शर्ट का आखिरी बटन को लगा। किट्टू को फिर से बेड पर लेट उसे ब्लैंकेट से करता है। वो एक नज़र अनसैटिस्फाइड किट्टू को देख उसकी बॉडी कहीं से भी विजिबल हो ब्लैंकेट से बाहर तो नहीं दिख रही। इस वक्त किट्टू का छोटा सा चेहरा सिर्फ ब्लैंकेट के बाहर दिख रहा था। उसके सख्त चेहरे पर सैटिस्फाइड वाले इमोशनल आ जाते हैं। तभी वो बेड पे बैठे ही रिमोट से रूम को अनलॉक कर अपनी सर्द आवाज़ में बोला, कमिंग, जिसे सुनते साथ रूम में डॉक्टर की पूरी टीम अंदर आती है। साथ उनके पीछे रोहन भी चला आता है। रोहन अभय की फिक्र करते हुए बोला, बॉस आप ठीक तो है? डॉक्टर अजीत अंकल भी परेशान हो अभय को देखे, और राजवंशी परिवार के पर्सनल डॉक्टर के साथ अभय की बीमारी का चेकअप भी वही करते थे। लेकिन सामने का नज़ारा देख रोहन के साथ डॉक्टर की भी आंखें बड़ी हो जाती है। किट्टू के अभय के बेड पर देख रोहन तो मुंह फाड़े देख रहा था। वही डॉक्टर अजीत भी कुछ देर उस छोटी सी लड़की के चेहरे को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार अभय की बेड पर किसी को देखा, और वह भी एक लड़की को। क्योंकि अभय की बीमारी को सब अच्छे से जानते थे,
उन सभी को ऐसे किट्टू को देखता देख अभय की आंखें शर्द हो जाती है। वो अपनी कठोर आवाज में बोला, देखने के लिए नहीं बुलाया है। इसे चेक करो और इसे तुरंत होश में लाओ, वरना यहाँ से कोई भी जाने लायक नहीं बचेगा। जिसे सुन सभी होश में आते हैं। डरते हुए अभय को देखते हैं। डॉक्टर अजीत जी अपने साथ आए टीम को देखते हैं तो उनमें से एक उन्हें उनका सूटकेस पकड़ा देता है। वह बेड के पास जा जैसे ही किट्टू का छोटा मासूम सा चेहरा देखते हैं तो वह अभय को देख बोले, अभय ये कौन है? क्या ये तुम्हारी बेटी है? इतना कहे वो हैरानी से अभय और रोहन को देख आगे बोले, हम सभी को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? क्या तुमने इसे इतने सालों तक छुपा के रखा था? तभी तुम शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सुना है तुम्हारी शादी होने वाली थी। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ है? क्या उसे तुम्हारी बेटी के बारे में पता है? जिसे रोहन को ठसका लग मुंह से खांसी निकल जाती है। रोहन अपने मन में धीरे से बुदबुदाया, बस करो डॉक्टर, लगता है आपको जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। वहीं अभय बुरी तरीके से डॉक्टर को घूरने लगता है। अभय डॉक्टर को जानलेवा नजरों से घूरते हुए बोला, लगता है डॉक्टर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तभी तुम अभय प्रताप राजवंश के आगे बहुत बोले जा रहे हो। जी से सुन डॉक्टर अभय को बुरी तरीके से घूरता है। वह उसके डैड के दोस्त और उसके बाप की उम्र के थे और वो उन्हें ऐसी धमकी दे रहा था। तभी रोहन डॉक्टर को देख बोला, डॉक्टर बेड पर लेटी लड़की सर की वाइफ है, न कि बेटी। ये बात आप आइंदा से ध्यान रखिएगा, वरना आप दूसरों का इलाज करने के लिए नहीं बचेंगे। जिसे सुन डॉक्टर अपनी बड़ी आंखें कर कभी अभय को देख किट्टू को देखते हुए, ये तो बहुत छोटी लग रही है। तभी अभय अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, डॉक्टर जल्दी मेरी वाइफ को चेकअप करो, वरना मुझे अच्छे से। जिसे सुन डॉक्टर भी डरते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि वह भी सन की अभय को अच्छे से जानता था। उसका मूड कब खिसक जाए। वह बेड के पास आ सूटकेस बेड पर रख किट्टू के पास जा हाथ पकड़ नब्ज चेक करता है। उन्हें कुछ अजीब सा लगता। वह किट्टू हाथ छोड़ छोटी सी टार्च ऑन कर किट्टू के बंद आंखों को हाथों से खोल टॉर्च से उसकी गहरी नीली आंखों को देख चेक करते हैं। लेकिन कुछ समझ नहीं आता तो वह दोबारा से किट्टू के हाथों को नब्ज चेक करने लगते हैं। जिसे देख अभय की आंखें सर्द हो जाती है। अभय अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बीवी को ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन डॉक्टर के हाथ जो किट्टू को चेकअप कर रहे थे, अब उनके हाथ रुक जाते हैं। वह घूर के अभय को देख बोले, यह मेरी पोती की उम्र की है। जिसे सुन अभय की नजरों में कोई बदलाव नहीं आता, वह वैसे ही अपनी ग्रे सर्द आंखों से डॉक्टर को देख रहा था। वही रोहन मुंह बनाते हुए देख खुद हैरान हो बोला, क्या अभय बॉस को जलन हो रही है? फिर वह खुद का सर झटक बोला, नहीं नहीं, उसका पत्थर दिल बॉस ऐसा कुछ फील नहीं कर सकता। वही डॉक्टर किट्टू के हाथों को पकड़ उसके नब्ज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो अपने स्टेथोस्कोप किट्टू के शर्ट को गले से थोड़ा नीचे कर उसके धड़कनों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जिसे सुन उनके चेहरे के जैसे भाव अजीब हो जाते। वहीं अभय की पकड़ बेडशीट पर कस चुकी थी। तभी अभय अपनी सर्द आवाज में बोला, बस डॉक्टर, इससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन डॉक्टर जो किट्टू को बड़े ही गौर से चेक कर रहा था, वह अभय की बात सुन होश में आता है। साथ ही उसके हाथ भी किट्टू को चेक करते हुए रुक जाते। वह अभय को देखते हैं, जो उसे बार बार चेक करने से रोक रहा था, जैसे वो कहना चाह रहे हो, अब क्या हुआ? लेकिन वो अभय को ये नहीं बोल सकते थे, इसलिए इरिटेट हो बोले, मुझे इसकी प्रॉब्लम जानने के लिए मुझे बच्ची को टच करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा बच्ची को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभय अपनी वही सर्द ओरा के साथ अपने ऑर्डर भारे लहजे में बोला, मैंने कहा उसे बिना छुए उसे होश में लाओ। जिसे सुन हैरानी से डॉक्टर अभय को देखें। डॉक्टर अपना चेहरा नमे हिला दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर किट्टू का चेकअप कर चुके थे। उनकी टीम जा बाहर चुकी थी। तभी डॉक्टर अभय को देख बोले, उसकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी थी, लगता है वह डर और ठंड की वजह से बेहोश हुई है, और शायद तक उसने कल से कुछ खाया नहीं है, वीकनेस भी हो सकती है। उसे इंजेक्शन दे दिया, उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। फिर वह अभय को देख बोले, और तुम्हें उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट पेस आना चाहिए। वह बहुत ही ज्यादा छोटी है, तुम्हारा गुस्सा के साथ तुम्हें अभी वो टॉलरेट नहीं कर सकती। जैसे वह अभय को देख कुछ कहना चाह रहे हो। वही ड्राइव की बात सुन अभय के भावहीन चेहरे कोई भाव नहीं आते।
जिसे देख डॉक्टर गहरी सांस ले जाने को होते हैं तभी वह रुक कुछ सोच अभय को देख बोले, और हाँ मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी। उसके दिल की धड़कन नॉर्मल इंसान की धड़कनों से काफ़ी ज़्यादा तेज थी। शायद तक उसके डर की वजह से भी हो सकता है। इतना कह डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वही रोहन जो बाहर डॉक्टर का इंतजार कर रहा था, वह रूम से बाहर आता देख उनके साथ डॉक्टर को विला के बाहर छोड़ने जाते हैं। वहीं अभय रूम का डोर लॉक कर वापस बेड की ओर आ जाता है। वो किट्टू का बेहोश मासूम चेहरे को देखता है। वही जब हर्षवर्धन जी को और सोनम जी को पता चला महल में डॉक्टर आए, वह भी अभय के फ्लावर में, तो वह थोड़ा डर जाते कहीं फिर से उसकी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हैं। लेकिन तभी उन्हें डॉक्टर अजीत आते हुए नजर आए, जिसे देख वह उनके पास घबराते हुए जा बोले, डॉक्टर अजीत आप यहाँ, आप अभय के फ्लो आ रहे हैं। क्या हुआ हमारे पोती को? कहीं फिर से उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई? हर्षवर्धन और सोनम जी को ऐसा घबराता हुआ देख डॉक्टर अजीत जी उन्हें शांत रहने का बोले, रिलैक्स अंकल, आंटी अभय को कुछ नहीं हुआ, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उस बच्ची को चेक करने आया था। वह बच्ची लगता है डर की वजह से बेहोश हो गई है। फिर वह हर्षवर्धन सोनम जी को देख बोला, मुझे लगता है अभय को उसके साथ थोड़ा आराम से पेश आना चाहिए, वह अभी भी बच्ची है। हर्षवर्धन जी हैरान होते हुए थोड़ा घबरा बोल, क्या हुआ उसे? बच्चों को हाँ बोलो डॉक्टर, कहीं से कुछ हो गया तो हम अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे? हर्षवर्धन जी को इतना परेशान होता देख डॉक्टर आगे कुछ कहने को होता है, तभी हाल में किसी की रौबदार आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ हमारी किट्टू बच्ची को? जी से सुन हैरानी से हर्षवर्धन जी और सोनम जी के साथ डॉक्टर हॉल के मेन डोर की ओर देखते हैं, जहां सामने हाल में राजवीर जी के साथ उनके वफादार रमन साथ में अंदर आ रहे थे। इस वक्त राजवीर जी का चेहरा सख्त था। राजवीर जी फिर से अपनी वही कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ हमारी बिट्टू बच्चा को?